12:15 p.m. on the conclusion of its business. Dr. Arif will be present. वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल किया गया। अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब का आगाज़ ऐसे किया और हर मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों ने मेरा साथ दिया। वो अपने इत्तेहादियों के भी यहाँ पर मशकूर नज़र आए हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे आप में एक टीम नज़र आई कि हमारी टीम मजबूत होती रहेगी। जब आप मुश्किल वक्त से निकलते हैं तो फिर और मजबूत भी हो जाते हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था पार्टी जब मजबूत होती है तो मुश्किल वक्त से निकलती है। आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुश्किल वक्त से निकले हैं। कई अरकान की तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आए, शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम अपने नजरिए से पीछे हटती है तो फिर मर जाती है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। कौम जब अपने नजरिए से पीछे हट जाती है तो मर जाती है। हमारी लीडरशिप को पता होना चाहिए पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब था। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि शरीफ और जरदारी अरबपति बन जाएं। अल्लामा इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना था। साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अच्छा लगा कि आप सबको सेनेट इलेक्शन के नताइज पर दिल से तकलीफ हुई। इंशाल्लाह इससे हमारी टीम और भी मजबूत होगी। सेनेट इलेक्शन में जो हुआ इस पर मुझे शर्मिंदगी होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ, इससे मुझे और सदमा हुआ। अगर ये अच्छा इलेक्शन है तो बुरा इलेक्शन क्या होता है। वजीर आजम की जानिब से यह भी कहा गया कि 1 महीने से पता था सेनेट इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। चिड़े हुए कर्जे बीमारी की अलामत बने हैं। कौम को इखलाकी तबाह किया गया। कोई मुल्क करप्ट लीडरशिप के साथ खुशहाल नहीं रह सकता। कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी, वो रिश्वत देता है इसलिए वो भारी है। जरदारी दुनिया भर में 10% से ज्यादा मशहूर है। इस पर फिल्में बनी हुई हैं। नवाज शरीफ मुल्क को 30 साल से लूटकर मुल्क से बाहर भागा हुआ है। फजलुर रहमान हमेशा से 2 नंबर आदमी है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन में मुल्क की एजेंसी से खुफिया ब्रीफिंग भी लेंगे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान 178 अरकान की हिमायत के साथ ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग निसार सैयद साहब। निसार साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, बहुत ज़्यादा इंकशाफात सामने इमरान खान की जानिब से, क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, वज़ीर आज़म ने आज अपना दर्द दिल बयान भी किया है और एतमाद के वोट हासिल करने के बाद उन्होंने अपने अंदर एक मजबूती भी पाई है जिसका इजहार उन्होंने इस इजलास में किया है। लेकिन इससे पहले भी तारीख रही है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो एतमाद का वोट लिया था उसके बाद भी उनकी हुकूमत स्टेबल नहीं रह सकी थी और उनको खात्मा हुआ था। तो इसलिए इस एतमाद के वोट के साथ साथ वज़ीर आज़म पर जिम्मेदारी और ज़्यादा आयद हो गई है और उनके लिए मुश्किलात और बढ़ गई हैं, जिसका इजहार आपने देखा है कि उनकी इत्तेहादी जमात के रहनुमा निसार साहब, लेकिन क्या आप इस बात को सेकंड करते हैं कि वजीर आजम की नई सियासी जिंदगी का आज से बाकायदा आगाज हो गया है? क्योंकि अभी उनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। खासकर मैं फिर वही बात करूंगी कि अभी उन लोगों को बेनकाब करना है जिन्होंने जमीर फरोशी की है। जी, इनके दोबारा एतमाद का वोट हासिल करके वज़ीर आज़म साहब मजबूत तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस जैसे मैंने कहा है बहुत बढ़ गए हैं। उनको अपने इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर करने पड़ेंगे। उनको कुछ खास लोगों के सर्कल से या हिसार से निकलना पड़ेगा कि जिन्होंने वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा किया हुआ है और वज़ीर आज़म को उनके ही अराकीन पार्लियामेंट और वज़रा से दूर रखा हुआ है। आप खालिद अबू सिद्दीकी की गुफ्तगू अगर सुने तो उसमें उन्होंने दबे अल्फाज में इस बात का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से भी मशवरे लें और उनको भी मशवरों में शामिल करें। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ढके छुपे लफ्जों में ये भी कह दिया है, क्योंकि उन्होंने लापता अफराद का जिक्र किया। कहते हैं कि शायद वो ये भी कहना चाहते थे कि रियासत मदीना में लापता अफराद नहीं होते हैं। लापता अफराद के ऊपर आपके इल्म है कि पाकिस्तान में कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान के इदारे हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा हसास है और आइंदा कुछ माह के अंदर आपको इससे बाकायदा कानून साजी मिलेगी। और वज़ीर आज़म भी इस बात पर बाज़ाब्ता तौर पर कह चुके हैं कि आइंदा ये लापता होने वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान हुकूमत जो है मौजूदा इस मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस पर जल्द कानून साजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये गिला शिकवा जो बलोचिस्तान के लोगों की जानिब से, MKM की जानिब से और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की जानिब से है, उम्मीद है कि आइंदा चंद माह में ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और इस मसले को तदारुक कर लिया जाएगा। ठीक है निसार साहब, वजीर आजम का एतमाद का वोट, मंतक, हिकमत सब सामने आ गई है। उनकी वोट की इजलास की अपोजिशन ने कहा कि अब कोई हैसियत नहीं है। अपोजिशन की इस वक्त क्या हैसियत रह गई है?
नहीं, अपोजिशन मेरे ख्याल से किसी कोई एडवेंचर के मूड में नहीं थी, इसलिए उन्होंने इजलास का बायकॉट किया है और वो इजलास में मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर वो मौजूद भी होते तो वज़ीर आज़म को इतने ही वोट मिलने थे जितने वोट आज उनको मिले हैं। तो इसलिए उन्होंने फिलहाल शायद इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि वो इजलास से बाहर रहें और पीडीएम का जो दूसरा एहतजाजी एजेंडा है उस पर आज पीडीएम के जमातों का इजलास है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो आज एतमाद का वोट हासिल किया है और 2 वोट ज्यादा हासिल किए हैं, जबकि फैसल वावडा और स्पीकर का वोट इसमें शामिल नहीं है, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के ऊपर लोगों का जो इन्हिसार है वो बहुत बढ़ गया है। अब उनको अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरना पड़ेगा, IMF के प्रोग्राम से हटकर अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से जिससे आम आवाम को बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, बिजली के बिल और महंगाई ने उन तवक्कुआत खराब किया है, जिसका एतराफ वज़ीर आज़म साहब ने भी किया है। इसलिए मौजू पर खास तौर पर महंगाई और दीगर मौजूआत पर जो आम आवाम से मुताल्लिक हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और उनको उन इदारों का भी एतमाद हासिल करना पड़ेगा कि जिनका वो एतमाद खो चुके हैं इन 2.5 सालों के अंदर। सर, जैसा कि आप फरमा भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने यहाँ पर 2 वोट ज़्यादा ले लिए हैं, क्या इसका भी दबाव होगा अब अपोजिशन पर, और अपोजिशन के पास अब क्या रास्ते रह जाते हैं? क्या 2023 के इलेक्शन का उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर वो अब असम्बली में आएँ और वज़ीर आज़म के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ पेश करें बल्कि उसमें कामयाब भी हों? मेरे ख्याल से अपोजिशन ने जो यूसुफ रजा गिलानी की सीट ली है उसके बाद उन्होंने ये बता दिया है कि पार्लियामेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद कर सकते हैं जब वो चाहें। तो इसलिए वज़ीर आज़म को बहुत फूंक के कदम रखना पड़ेगा। दूसरा, पीडीएम अपनी एहतजाजी सियासत पे गामजन है, उनके पास पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है, उनके पास वो सेनेट के अंदर अभी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सूरत में अपनी अददी हैसियत को दिखाने की ताकत मौजूद है। तो इसलिए अभी उनके पास काफी कार्ड मौजूद है जो अपोजिशन वक्तन खेलती हुई नजर आएगी। और गिलानी साहब का जीतना बहरहाल मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट लेकर उस धचके को ज़ाइल करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और वो हुकूमती बेंचेस या इत्तेहादियों के साथ की सूरत में हुकूमत के साथ मौजूद हैं। ठीक है निसार साहब, पॉइंट टेकन। हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। और इस वक्त हमारा पूरा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है मतीन हैदर साहब, इसके अलावा मुजाहिद बरेलवी जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मजहर बरला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले बढ़ती हूँ मैं मतीन हैदर साहब की जानिब। मतीन हैदर साहब, इस तमाम तर इलेक्टोरल वोटिंग के बाद आप क्या समझते हैं कि इसका लुब्बे लुबाब क्या रहा, और साथ साथ ये कि अब वजीर आजम को यकीन तौर पर एक साइन ऑफ रिलीफ तो मिला होगा? आप खुद भी होते हैं शहर इख्तिदार में, क्या समझते हैं, क्या काबीना डिवीजन में रद्दोबदल का अब इम्कान है? जी बिल्कुल। देखिए, उन्हें रिलीफ तो मिला है लेकिन उनके लिए मुश्किलात बदस्तूर अपोजिशन की जानिब से बढ़ती रहेंगी। मैं निसार साहब के तज्जिए से इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि खान साहब के लिए यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ख़तरा मौजूद रहेगा। उन अरकान की जानिब से जो PDM के साथ खुफिया तौर पे मिले हुए थे, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी को चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी कहें, उन्होंने आसिफ अली जरदारी के बारे में रब्बो लहजा उसी तरह सख्त रखा। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में रब्बो लहजा उसी तरह सख्त रखा। लेकिन अब ये हकीकत है कि PDM जो है वो अपोजिशन की एक मजबूत कुव्वत उभर के सामने आई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये लबो लहजा आइंदा आने वाले दिनों में ऐवान बाला में उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। आज तो उन्होंने, आज आपके सवाल के मुताबिक उन्हें रिलीफ तो मिल गया, लेकिन अब अगला मरला सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का है, और उसमें अगर PDM अपने कैंडिडेट्स को जितवा लेती है, यानी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी हो जाते हैं और डिप्टी चेयरमैन भी उनका हो जाता है, तो ऐवान बाला में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो इस वक्त आइन के तहत कौमी असम्बली और सेनेट से मुश्तरका तौर पे अप्रूव करवाना ज़रूरी होती है। तो महज कौमी असम्बली से अगर कोई बिल पास हो जाता है, सेनेट से वो बिल पास नहीं होता, तो लेजिस्लेशन में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ हम देखें तो उन्होंने किसी किस्म का उन्होंने रूल आउट कर दिया कि कोई NRO नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को आड़े हाथों लिया, जिसके वो बड़े गहरे दोस्त हैं ये खुद,
اور انہوں نے کہا کہ NRO انہوں نے نواز شریف اور اس کو مسلم لیگ کے نواز شریف اور ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے کے پاکستان کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا. انہوں نے اپنا فیوچر روڈ میپ تو دیا وزیر اعظم عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, پاور ٹیرف کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کریں گے, نئے اربن منصوبوں کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن اکنامک سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے ابھی بھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ بہت سارے IPPs کے ساتھ معاہدے دوبارہ کیے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت جو نیچرل گیس ہے, جو پاور ٹیرف ہے خاص طور پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ, یہ حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کو اگلے 2.5 برس میں اپنی سیاسی حکمت عملی کو اس کا سر نو انہیں جائزہ لینا ہوگا, اپنے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے, سیاسی حکمت عملی کا سر نو جائزہ لینا ہوگا. متین صاحب, آپ کا جو پوائنٹ تھا, نقطہ نظر تھا, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. میں بڑھتی ہوں اب مجاہد بریلوی صاحب کی طرف, جو کہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور سیاسی نالج بھی خاصی رکھتے ہیں. سر فرمائیے گا کہ جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں متین حیدر صاحب کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے سیاسی سفر کو سر نو سے اب دیکھنا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حفیظ شیخ صاحب کی شکست کا معاملہ تھا محض مخالفین کی ہارس ٹریڈنگ ہی اس کا نتیجہ تھی, یا اب پاکستان تحریک انصاف کو اپنے معاملات کو بھی یہاں پر دیکھنا لازم و ملزوم ہو گیا ہے؟ دیکھیں, کام ادھر کچھ دن پہلے میں نے سنی تھی گیم پلانر کی, میں خیر کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا استعمال نہیں کرتا ہوں, تو انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار بہرحال کھیل دیے. ایک طرف PDM جو یہ مسلسل الزام لگا رہی تھی کہ ہماری لڑائی عمران خان کے پیچھے والوں سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی آزاد نہیں ہے اور نیب یہ کر رہی ہے. اب تو انہوں نے گیلانی صاحب کی صورت میں جیتے ہیں اور جو شادیانے بجا رہے ہیں, اور اب انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے جو پچھلے اکتوبر سے لے کر صرف ہر بات میں الیکشن ہارے تو اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی جو حکومت کر رہی تھی. تو اب تو یہ گیلانی صاحب کے بعد اب میرے خیال میں نہ اخلاقی طور پر نہ سیاسی طور پر ان کا یہ بیانیہ تو اینڈ تک پہنچ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مداخلت کی. دوسرا میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ پیغام مل گیا کہ آپ کا جو طرز حکومت تھا 2.5 سال سے, آپ کے وزیروں کا نہ ملنا, خود آپ آخری دن دو جا کے بیٹھے, اور عمران خان صاحب کو یہ بھی میسج مل گیا کہ پاکستانی سیاست میں 12 نون لیگی اور زرداری سیاست اتنی گہرائی تک جا چکی ہے کہ آپ کوئی آئیڈیلسٹک پالیٹکس نہیں کر سکتے. دیکھا نا, جن 17 لوگوں نے ووٹ دیے, آج وہ 17 لوگ انہیں معلوم تھے کون تھے, وہ بیٹھے وہاں پر ڈیکس بجا رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. تو یہ بھی بہرحال عمران خان کو ایکسپٹ کرنا پڑا, اس کو کڑوا گوشت پینا پڑا. باتیں بڑی اچھی کری انہوں نے, مستقبلی کری, لیکن یہ بھی انہیں پتہ چل گیا مجاہد صاحب یہی تو دوغلا پن ہے, اور خان صاحب کو اب انہی 17 اور 16 لوگوں کا تعین کرنا ہوگا کہ کون لوگ تھے تاکہ انہیں بے نقاب کیا جائے. غلط استعمال نہیں کیے, میں تو دوغلا پن کا لفظ مناسب نہیں سمجھتا. میں تو آپ کو ایک پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ کا اپنا کوئی پاور بیس نہیں ہے, آپ بیساکھیوں پہ کھڑے میں, چاہے وہ MKM کی 5 بیساکھی ہو, چاہے GDA کی ہو, چاہے کاف لیگ کی ہو, چاہے ودن دا ایک ناراض وہ ہے. اور میں نے شاید اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ دراصل ناراض ارکان نے انتقام لیا ہے خان صاحب سے, جو انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا, اور اس غیر منتخب لوگوں کی فوج سفر موج آپ دیکھیں ابھی بیٹھی ہے. بڑا احترام ہے میرے ڈاکٹر اشرف حسین صاحب کا, حفیظ شیخ صاحب کا, ندیم بابر صاحب کا, ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ الیکٹڈ لوگوں کو مقابلے جو انہوں نے پوری جو کابینہ بیٹھی ہے تو وہ لوگ ہیں جو اگر وہی PTI جو میران پاکستان سے شروع ہوئی تھی وہ لوگ ہوتے تو صورت مختلف ہوتی. تو میں نے کہا نا کہ ایک چیز سے 2 شکار کیے گئے کہ عمران خان صاحب کوئی میسج اور PDM والوں کوئی میسج, اور وہ جو میرے خیال ہے گیم پلانر یہاں تک کامیاب ہو گئے, اور اب اصل امتحان ہے 12 مارچ کا, وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر, ایک تیر سے 2 شکار بھی کیے گئے, اور مظہر برلاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں. سر, جیسا کہ مجاہد بریلوی صاحب فرما بھی رہے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے, اب اگلا مارکا 12 مارچ کو ہوگا, یعنی کہ سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کپتان نے کھلاڑی غلط چنا تھا, اور پھر جو 7 ووٹ مسترد ہوئے اس نے مزید کام خراب کر دیا, اور آج کا جو الیکٹورل پروسیس رہا ہے اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کھلاڑی تو غلط نہیں چنا تھا, کھلاڑی تو انہوں نے ٹھیک چنا تھا, لیکن جیسا کہ بریلوی صاحب نے کہا, بہت درست فرمایا انہوں نے کہ اب اپوزیشن جو ہے یہ الزام کم از کم نہیں لگا سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے مداخلت کی.
क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट दाखिल करती तो यकीनन सेनेट के रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ होते। और इमरान खान साहब के लिए भी खतरात तो कम नहीं हुए। आज आप देखिए कि उनके दो इत्तेहादियों ने, और दोनों खास तौर पर सिंध से हैं दोनों, यानी डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उनसे जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। इसी तरह डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने, जो जीडीए की नुमाइंदा है, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेनेट इलेक्शन में सिंध असम्बली से पीटीआई के लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिए। तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, हो सकता है मुस्लिम लीग काफ को भी तहफ़्फ़ुज़ात हों। मेरा ख्याल है कि अब ठीक है, एक शिफ्ट बताने की कोशिश की और आज उन्होंने इत्मीनान का वोट लेकर, मगर उनके लिए मुश्किलात हैं आगे और इम्तिहान है। यानी पंजाब में इत्मीनान की तहरीक आ सकती है, खुद इनके खिलाफ आ सकती है, इत्तेहादियों का दबाव बढ़ सकता है। और सेनेट इलेक्शन का जो सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा, उसमें अपोजिशन पार्टियों को अभी एक तरीके हासिल है। उनके 5-6 सेनेटर ज्यादा हैं हुकूमत से और हुकूमती इत्तेहादियों से। तो इम्तहानात हैं मुसलसल इमरान खान साहब के लिए। इसमें ठीक है, आज उन्होंने अखलाकियात की बात की, लेकिन आला अखलाकियात तो ये थी कि वो 17 वोट न लेते, थे। ठीक है मजहब अल्लाह साहब, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के एतमाद का वोट तो जीत लिया है, लेकिन मजीद भी आगे चैलेंजेस हैं। हमारे साथ मौजूद है मतीन हैदर साहब। मतीन साहब, आपकी जानिब आएंगे कि आज वोट दिए गए हैं, बिलाशुबा इनमें वो वोट भी हैं जो सेनेट इलेक्शन के वक्त ज़ाया हो गए थे या फिर नहीं दिए गए थे, अगेंस्ट कर दिए गए थे। इमरान खान आज उनको एक सिम्बॉलिक रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे अपोजिशन पे इसके क्या असरात आएंगे? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताऊं, और जिस तरह आपको और सबको मालूम है कि आज पीडीएम और अपोजिशन ने बाइकाट किया, वो आज जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो करारदाद थी, जो प्रोसेस था, उसमें उन्होंने शिरकत ही नहीं की। लेकिन वो शिरकत करे ना करे, जिस तरह हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने ये कहा कि अब वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। अपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और वो ये अपोजिशन ये तवक्को कर रही थी कि पसे पर्दा इनके जो कुछ अरकान हैं वो इनके साथ मिले हुए, लेकिन आज जिस तरह कहा गया कि उन तमाम अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया, उन अरकान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर आज वो गैर हाजिर रहते तो उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाती और उन्हें अपनी नशिस्तों से जो है वो अपनी नशिस्तें खोना पड़ती। तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने भी बिल्कुल जिस तरह मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि कड़वा घोंट उन्हीं अरकान जिनके बारे में उन्होंने बात की कि उनको हम सामने लाएंगे, उनको हम उनके खिलाफ का, उन्हीं से उन्होंने वोट भी लिया। तो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अपोजिशन को गया है, जो अपोजिशन प्लानिंग कर रही थी कि हम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब कुछ अरसे के लिए तहरीक अदम एतमाद का खतरा टल गया है, लेकिन जिस तरह मजहर बल्ला साहब ने कहा और बरेलवी साहब ने भी कहा कि एमक्यूएम और जीडीए और इनके जो बाकी इत्तेहादी हैं, अब वज़ीर आज़म को उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने होंगे और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। अपने अरकान के साथ उनको मुसलसल राब्ता रखना होगा, अपनी फ्यूचर का रोड मैप स्ट्रेटजी असर नौ मुरतब करनी होगी। टेक्नोक्रेट्स और गैर मुंतखब शुदा लोगों की टीम से बाहर निकलना होगा और अपनी परफॉर्मेंस बेस, अब सिर्फ वाहिद चीज़ है सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बाद अब जब नव मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे तो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी काबीना में रद्दोबदल करना होगा, और काबीना में रद्दोबदल होगा तो यकीनी तौर पे ऐसे लोग कैबिनेट में इंडक्ट करना पड़ेंगे जो परफॉर्मेंस दिखाएं। इश्यूज बहुत हैं, मसाइल मुल्क के बढ़ गए, जो पीटीआई का साथ दें और तहरीक इंसाफ के विजन को आगे लेके जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद के वोट हासिल कर लिए और 178 वोट से लेकर वो कामयाब भी हुए हैं। वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद थे, जबकि उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि मैं तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे मतीन हैदर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, मुजाहिद बरेलवी एंकर पर्सन और डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग निसार सैयद साहब, जबकि तजियाकार मजहर बल्ला साहब। सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। और यकीन तौर पर आज